नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का पॉडकास्ट में आज हमारे खास मेहमान हैं राजस्थानी फिल्मों के निर्माता निर्देशक विपिन तिवारी जी। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के रहने वाले तिवारी जी ने जयपुर राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं के होकर रह गए। वर्तमान में अब तक लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में बना चुके, कई नाटक बना चुके। रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने गरीबों की आवाज़ को उठाया और उन्हें मान सम्मान दिलाया। वर्तमान में राजस्थान सिनेमा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार जो इनकी फिल्में बनती हैं वो फिल्में प्रेरणादायक होती है, किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर होती है और अधिकांश फिल्मों ने सरकार को, समाज को कहीं न कहीं जागृत करने का काम किया, जगाने का काम किया। और इसीलिए विपिन तिवारी जी उन निर्माता निर्देशकों में शामिल नहीं हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं या सिर्फ उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, फिल्मों में फुहड़ता दिखाना नहीं। इन्होंने उन तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया। राजस्थान के गाँव में दूर दराज की ऐसी जगह है जो मुद्दे ज्वलंत होते थे और उन ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ कभी सरकार तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे ही मुद्दों को इन्होंने अपना आधार बनाया और ऐसे ही मुद्दों पर इन्होंने अपनी फिल्में बनाई। तीतरी, चौसर और हसमत पगली, बाहुबली, पटेलन जैसी इन्होंने सफल फिल्में दी है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, यूपी से आप आए और राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया और जिस तरह के आपने फिल्में शुरू की है, बात करूं मैं तीतरी से शुरू करूं तो मतलब तीतरी का जो गाना था वो बड़ा फेमस हुआ उस ज़माने में। आपको ये फिल्म लाइन में आने का कैसे लगा? क्योंकि आप तो एक गरीबों की, रिक्शा चालकों की उनकी आवाज़ उठाते थे जिनको कोई पहचानता नहीं था। शायद पहली बार जयपुर में आपने वो यूनियन शुरू की थी, मुझे पता है। वो दरअसल 1999 में हमने यूनियन शुरू की थी। हाँ, लेकिन सिनेमा का लगाव तो लगभग मैं समझता हूँ 14-15 साल की उम्र से था। जो पहली फिल्म थी, एक बहुत फेमस फिल्म थी, अवधी हिंदी में बनी हुई नदिया के पार। उसके गाने आज भी बड़े कालजयी गाने थे। तो जौनपुर के विजयपुर गांव है, वहाँ शूटिंग हो रही थी और वहाँ पर मेरे पिताजी पोस्टेड थे, स्टेशन मास्टर थे। तो वो जो डायरेक्टर साहब, तो छोटी सी जगह थी, वो आते थे और वहाँ पर वेटिंग रूम जो होती है वहाँ पर बैठ के लिखते होते। तो मेरे वहीं से इंटरेस्ट था। पहले से कहानियाँ वानियाँ स्कूल में प्ले वगैरह करते थे तो था। तो वो गए चलो शूटिंग दिखाते हैं, तो शूटिंग देखने गए तो इस सिलसिला ऐसा चला कि पूरा 1.5 महीने तक रेगुलर शूटिंग देखते रहे और देखते तो उनका साहब उससे ज़्यादा पर्दे के पीछे वाला जो कैरेक्टर है, एक्टर तो जो थे ही जी। तो अपन ये वो करेंगे। तो 1-1.5 महीने की शूटिंग देखी। उसके बाद टीम चली गई। फिर उसके बाद चूँकि ऐसे माहौल नहीं था परिवार में, कोई सिनेमा वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं था, तो पिताजी ने बड़ा नाराज भी हुए। स्कूल से गायब रहते थे, बस्ता लेके घर से निकलते थे और जाके शूटिंग। तो उन्होंने थोड़ा सा प्रतिकार किया, पिटाई उठाई भी की। तो उसके बाद से बहुत उतर गया ये। तो कहीं कहीं बचपन में ये शौक लगा, वहीं लगा ये। फिर वो आगे, फिर आपका ये हमने कुछ नावें बनाई, राजस्थान में आगे जाना हुआ, किसी नौकरी के सिलसिले में लग गई। फिर यहाँ पर वो भी नहीं जमा, चूँकि कलाकार प्रवृत्ति थी। कुछ बोट बनाई हमने उदयपुर साइड में, करीब 2,500 के करीब बोटिंग सेविंग बोट होती है, फिशिंग बोट। उसके बाद फिर तब जाकर के हमने, जब कुछ ये हो गया तो वैसा भी गरीबों के कुछ ऐसी, आपको पता है नीरज जी, आप तो उसमें रहे हुए हैं कि पहले क्या होते थे, बहुत से संख्या में रिक्शे वाले होते थे, बिहार वार से, यूपी से आते थे जी। और वो किराए पर रिक्शे लेते थे और नहीं देते थे तो बड़ा माफिया था यहाँ पे। हाँ, डॉन थे वो। उसको नहीं देते थे तो उनको पिटाई करते थे, उनके वो कर लेते थे, रिक्शे रख लेते थे। तो उसको ऊपर हम लोगों की लगी। तो खासा कोठी हमारा, आप भी वही हमसे मिलते थे, बिल्कुल। वो हमारा खासा कोठी पे हमने फिर रिक्शा वालों की सिटी रिक्शा चालक यूनियन बनाई। और फिर उनके, हमारे जो गहलोत साहब थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो अच्छा है, सबसे ज़्यादा तो आप रिक्शे वालों के बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो उस समय NCLP और ILO की स्कूलें कच्ची बस्तियों में खूब खोली हमने और बच्चों से जोड़ने का काम किया। फिर हमने पार्ली मीरा में एक सरकार की तरफ से स्कूल भी चलाया जो आज 20 साल से ऐसे, जो बिल्कुल किसी का कोई नहीं पूछता है, ऐसे अनाथ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, बिना किसी मदद के पढ़ाते हैं, अपने सोच से पढ़ाते हैं। फिल्में बनाने का शौक कब से शुरू हुआ फिर? जब कुछ थोड़ा हम लोगों ने कमा लिया ये रहा, तो
ऐसे ही चला कि साहब ये गीत बनाते हैं, कुछ शिक्षा गीत का बनाया पहले ये कैंपेन के लिए। शिक्षा आपके द्वार उस समय शुरू हुआ था। हाँ, शिक्षा आपके द्वार। तो उससे हमने कुछ गीत बनाए पहले, तो शुरुआत हमारी वहीं से हुई। ये बाल शिक्षा गीत करके एक ऑडियो सीरियल निकाला था, मैं पढ़ने कैसे जाऊँ, मेरे बापू है मतवाले, अम्मा मुझे पढ़ने भेजो रही, ये इस तरह के उसमें गाने थे। तो वो गाना बड़ा हिट हुआ, उससे हमने पहली बार आर्थिक कुछ लाभ हुआ, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लिया था। तो उसके बाद फिर ये हमने ये बैठे बैठे था तो एक हमारी तीतरी वाला जो गाना बनाया, पहले इसका हमने ऑडियो निकाला, ऑडियो खूब चली, फिर हमने इसको 7 भाषाओं में, हरियाणा, पंजाब, भोजपुरी, चारों को मिक्स करके बनाया। उससे जो पैसे कमाए ऑडियो से, उस समय सीडी का जमाना था, तो उससे हमने फिल्म बनाई तीतरी। मतलब ये नहीं था, उससे वो इतनी ये गाना ही हमको दे दिया कि उससे वो गाना कौन सा था, उसके बोल क्या थे? हमारी तीतरी तने वेल मेट को लहंगो ला दे। मतलब राजस्थानी फिल्मों का एक बहुत प्रसिद्ध गाना हुआ है, अरे हमारी तीतरी वेलवेट को लहंगो ला दे, और वो गाना शायद आज भी जो है आज भी शादी ब्याह में बजता है जी। हड़ौती संभाग में तो आप चले जाइए, ये पूरा टोंक से लेकर के हड़ौती है, पूरा इधर का लुढ़ार, इधर ये, तो वहाँ तो आज भी है। ये जो तीतरी नाम रखा था आपने, ये कोई किसी मुद्दे को लेके रखा था? मुद्दा ये बेसिकली क्या था, क्या था ये मामला? जब हम लोग यूनिसेफ के साथ ये शिक्षा को लेकर कैंपेन करते थे, तो वहाँ शाम को चौपाल लगाते थे जी। तो कुछ बच्चे आते थे, मुझे देखते थे, तो वहाँ एक तीतरी शब्द का बार बार बोलते थे, वो हमारी तीतरी, ओ बल तीतरी, वो तीतरी बैठी है। अच्छा, मतलब तो एक खूबसूरत लड़कियों को तीतरी। फिर इसके जब हम डीप में गए तो तीतरी का मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई ऑफिस में देखते हैं पत्रावली चलती है, उसमें फ्लैग लगाते हैं, ओके, उसको भी तीतरी बोलते हैं। ये श्लेषा अलंकार में आती है, तो उसको भी तीतरी बोलते हैं। या कोई पहले जमाने में क्या करते थे कि कोई जमीन की गिरवी रखते थे, वो कहते थे तीतरी रख करके बांट करके इसको पैसे दे दो। ये तो और ऐसे सुंदर देखा जाए तो तितली है, तितली का एक तीतरी रूप है। ये एक ये भी है कि खूबसूरत लड़की है जो थोड़ी हरफन मोला टाइप, ये चंचल है, खूबसूरत है, तो उसको भी कहते हैं। तो तीतरी के कई तो इस सब को मिला करके ही हमने तीतरी फिल्म में तीतरी एक कबूतर से भेजती है, वो लड़की जो होती है वो संदेश कबूतर से ले जा करके देता है। ये वो तीतरी क्या प्रचलन वहीं से आया था ये। और तीतरी सब जब ये मिला, वैसे इसके इंस्पायर तो वहीं से हुए कि सब बच्चे देखते थे और देखो हमारी तीतरी बैठी। तो ये फिल्म भी हिट हुई। तो ये हुई। और दूसरी बात ये थी कि तीतरी, आपको एक बात और बता दूं, ये जगह था, वो तीतरी गांव का भी नाम था तीतरी। ये झालावाड़ का झाला पाटन जो इलाका है, जो क्षेत्र है वसुंधरा राजे जी का, तो उनके क्षेत्र में हम लोग कैंपेन करने गए तो तीतरवासा ग्राम पंचायत का ये गाँव है तीतरी, तो वहाँ से शब्द ज़्यादा प्रचलित हुआ, शुरू हुआ था ये। तो ये चौसर फिल्म जब बनाई आपने, तो चौसर किस पे आधारित है, कौन से मुद्दे इसमें? चौसर में देखिए, चौसर तो हमारी फिल्म थी बेसिकली, ये आपके अलवर के पास गोला का वास एक जगह है, तो वहाँ पर कहीं हमने एक बार मनोहर कहानियाँ में बहुत करीब 99 के आसपास एक कोई इस पर लेख आया था, तो वो देखा तो हमने सोचा ये मनोहर कहानियाँ में ऐसे काल्पनिक लेख होते हैं, उसमें ये बताया था कि यहाँ पे है। तो हम कैंपेन के दौरान मैंने कहा ये कहानी मैंने पढ़ी थी, देखा जाए, वहाँ चलेंगे। जब वहाँ गए तो वाकई में कुछ वहाँ पर ऐसा लगा, हालांकि अब तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन उस समय कुछ ऐसा था कि ये, और कुछ समय आपको याद होगा चंद्रा स्वामी जी ने खुदाई भी की थी। बिल्कुल सही है। वो चंद्रा स्वामी जी ने खुदाई की थी, तो उससे गांव वालों ने बताया साहब 1 महीने तक यहाँ खुदाई हुई थी और ये रहा था, यहाँ से काफ़ी धन मिला कि नहीं मिला वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हुआ। तो फिर इन्होंने जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आया ये, और पुरातत्व विभाग ने इसको 5 बजे के बाद जाना वर्जित कर दिया। उसके पीछे क्या रीजन था, उसमें कहानियाँ हो गई साहब, रात को भूत दरबार लगाते हैं तो ये होता है, ये भूतिया जगह है, एक रात में शहर बर्बाद हो गया था। फिर वो कुछ आसपास के गांव से लेकर के हमने कल्पना किया कि वहाँ एक ऊपर छतरी बनी हुई है, तो वहाँ से सिंधु सेवड़ा और एक महल का कुंड बना हुआ है, वहाँ रानी नहाती थी और उनको देखता था। कुछ इस तरह से किदवंती हम लोगों ने गाया, कुछ गाँव वालों ने बताया, कुछ हमने अपना मसाला बनाया, और वही था कि सेवड़ा जो वो तांत्रिक होता है, रानी भी तांत्रिक थी, ये अच्छे कर्म के लिए करती थी, और वो दीवाना हो गया, उसने एक तेल के अंदर डाल करके दिया और रानी ने समझ गई, उठाकर पत्थर पर फेंक दिया, वो पत्थर जाके उसको मार दिया, वो मरते मरते श्राप दे दिया, ये आज से ये भूतों का भानगढ़ कहलाएगा। तो इस स्टोरी को पिलाकर एक हमने सामाजिक कहानी बनाई। वो तो बड़ी हिट हो गई, आज तो भूतों का भानगढ़ दुनिया जा रही है। वो उसके बाद आपको जितने भी आपके चैनल्स में, चाहे वो आज तक कुछ बड़े बड़े चैनल्स थे, सबने हमसे वीडियो लिया, संगीता प्रवीण जी ने लिया, सबने लिया, वो हमारे ही कलाकार उसमें देखते हैं, और ये स्टोरी वहीं से डेवलप हुई थी। वैसे तो आप यूट्यूब में भी आप ढूंढने, आपने जब फिल्म बनाई तो शूट भी वहाँ किया होगा, तो क्या वाकई में आपको एहसास हुआ कि वाकई में भूतों का भानगढ़ है वो?
तो ये मैं इन भूतों प्रेतों को बहुत कम मानता हूँ उसमें रहे, क्योंकि हम तो ऐसे जगह अपने गांव में पूरा घूमे हुए हैं, नाव बनाते थे, जंगलों में रहते थे। तो वैसे भी नाम भी विपिन है, तो जंगल तो ये था, तो इसलिए इन सब चीज़ों को तो नहीं मानते थे। लेकिन वहाँ कुछ लगता था, वहाँ से एकदम सुनना है, वो खंडहर दिख रहे हैं, ये है। तो दिन में आप चले जाइए तो लगता था कुछ जैसे हवा चली, क्योंकि वहाँ साईं की आवाज आएगी। नहीं, चंदन की केवड़े का फूल भी है वहाँ पे, केवड़े की फूल, उससे सुगंध आती है जब हवा चलता है तो एक अच्छा सा सुरूर आता है। तो ये सब भी एक साथ में थी। ये आपको बता दें, ये बेसिकली ये पुरातत्व विभाग वालों ने कहानी उड़ाई है। ओके। कि साहब यहाँ खुदाई करने लोग शाम को पहुँच जाते हैं, क्योंकि पता था चंद्रा स्वामी यहाँ गए थे, निश्चित रूप से यहाँ धन गड़ा होगा। तो धन के खोदने के चक्कर में ये जो आपका अजबगढ़ भानगढ़ जो इलाका है, ये पूरा ये घर घर में तांत्रिक मिलेंगे आपको। तो ये नवरात्रा वगैरह में तो तांत्रिक वहाँ जाकर ही कभी ये करते हैं। हम लोग भी नवरात्रा में शूटिंग नवरात्रा में रखी थी, क्योंकि हमको कुछ लोगों ने बताया था। तो वहाँ से बगल में मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, तो वहाँ पर हम लोग रुके रात को, और रात को हम लोग देखे। लोगों ने आपको पहले ही बता दिया होगा रात को रुक नहीं सकते? नहीं, हमने रिसर्च किया था 1 महीना तक, पूरा गाँव में जाकर, उसके बाद फिर बनाई थी। तो जब वहाँ गए तो हम लोग नवरात्रा के टाइम था, और वहाँ पर गए, और रात को हम लोग जो पहाड़ के रास्ते वहाँ उस छतरी पे गए। एक हमारा उत्तराखंड का कैमरामैन असिस्टेंट था, और कैमरामैन था विकास पांडे। तो वहाँ गए हम लोग, 12 बजे रात तक तो बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। मतलब 2-3 बजा तो अचानक कुछ आग जलनी शुरू हुई। ओके। तो ऐसा नहीं था कि भूत वूत होगा, वो लोगों ने कहा ये तांत्रिक है, ये सब जाकर के तंत्र मंत्र करते ही है। तो हमने कहा चलो ऊपर से चढ़ते, वो उस रात को आपको 2000 फीट ऊंचा वो पहाड़ है, इतना 1000 फुट के मान के ऊपर चलिए हो। अब उस पहाड़ से हम लोग पैदल खिसकते वो कैमरा ले करके, और ये करते नीचे गए। नीचे सर्दी का टाइम था, तो उसमें वहाँ पर जब जा करके देखा, तो वो देखे साहब वो बैठ करके कुछ, वो हमको समझे भूत और हम उसको समझे भूत ही है। मतलब कहीं न कहीं जो भ्रांतियां हैं उनका प्रभाव ज्यादा है, और वो देख करके हमको भगने लगा वो तांत्रिक। तो देखा वो आपको देख के भग रहा है, आप उसको देख के डर रहे हो, उसको डर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ये भ्रांतियां होती है, ये भय का भूत, यानी मन में जब सोचता आदमी कि वहाँ भूत हो सकता है, तो हवा के चलने से भी डरता है। और ये तमाम चीजें इन्होंने अपनी फिल्मों में शामिल की। पटेलन फिल्म भी आपने बनाई थी। पटेलन के पीछे क्या कहानी? क्योंकि पटेलन तुम्हारे घर में, गांव में बोलते हैं, जो पटेलन में बेसिकली जो होती है, आपको याद होगा कि एक बार राजस्थान सरकार ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। जी बिल्कुल, पंचायती राज चुनाव में। हाँ। और उसमें बहुत सी, अब जो नेताजी लोग जो चुनाव लड़ना सरपंच चाहते थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया। तो एक हम लोग छान, एक गांव है टोंक के पास, वहाँ गए थे। तो एक हमारे जो पूर्व सरपंच साहब थे, सिगरेट की सुट्टे लगाते रहते थे, और वो उनकी चाय की दुकान थी, वहाँ उनकी सरपंचानी बैठी रहती थी। वो पटेलन जो पटेलन जिसको हमने किया, सुंदर थी वो देखने में, उनकी एक थोड़ी सी आंखें जो है हमेशा फड़कती रहती थी। तो लोग बाग भीड़ भाड़ होती थी। तो वो उन्होंने कहा जब चुनाव वो सीट रिजर्व हो गई महिलाओं के लिए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। अब वो क्या, वो इतनी वही गांव की थी, वो भैंस में चारा डालना यही सब काम था, लेकिन वो हाथ जोड़ करके वो निकलती थी, आंखें फड़कती थी, लड़के वड़के सोचते थे ऐसा, उसी से वो फुर्ती से वो चुनाव जीत गई। ये जो कहानी था, जब उस लड़की से मिले, जब पहली बार हम उसको मिलने गए, तो सरपंच साहब जो थे वो अंगूठा लगा रहे थे साहब उसमें, पैर पे, इन पे। और उस समय मास्टर रोल नरेगा नया चला था, तो नरेगा पे, और वो कर रही थी, डाल रही थी पैसों को चारा। और ये सरपंच साहब ने 2-1 बार बोला चाय में पिलाओ, लेकिन वो तो सरपंच बन गई थी। जब बन गई थी तो वो थोड़ा अपने आप में करीब में सरपंच साहब, वो जो एसपी साहब थे, उन्होंने जाके एक थप्पड़ जमा दिया उनको, तो चाय नहीं बना के ला रही है। लेकिन वो उसको थोड़ा बाद में वो मतलब ये हो गई कि वो अपने पति से बगावत करके और अपने गाँव में अच्छा काम किया। तो ये स्टोरी इंस्पायर किया था, जिसमें एक हमने गाना लिखा था, एक पोस्ट क्रिएट हो गई थी जिसका कोई सरकारी में कोई महत्व नहीं है। एसपी साहब का मतलब सरपंच। और ये मीटिंग्स में जाते थे शुरू के दौर में, और बाकायदे अपने सरपंचानियों को नहीं ले जाते थे। लेकिन विपिन जी, आपको पता है आज भी गाँव में सरपंच पति, प्रधान पति, और आजकल तो विधायक पति भी चल गए, और जहाँ विधायक नहीं पहुँचता उसका पति पहुँच जाता है। और अधिकांश मीटिंगों में भी सरपंच पति भाग ले रहे हैं। वो बोलते थे, भाई मैं परिचय होता था, जैसे वर्कशॉप होती थी, कि साहब मैं मेहदवास का सरपंच पति, एसपी साहब, सरपंच पति नहीं बोलते थे, एसपी साहब। अब वो सोचे साहब ये एसपी साहब है, तो कोई हो सकता है वो अच्छी खासी बॉडी रिटायर्ड हो गए हो, कोई उसमें, या फिर इनका नाम एसपी में शॉर्ट में हो। तो वो फिर मैंने एक गीत लिखा उसमें, ना सरकारी वर्दी है ना माथे पर है ताज, लोकतंत्र की छाया में ये बिन पोस्टेड सरकार, बीबी को सरपंच बनाकर बन गए एसपी साहब। क्या बात है। तो वो उसके, लेकिन आपको लगता नहीं है तिवारी जी, क्योंकि सरकार में जो नुमाइंदा है, जिसकी नुमाइंदगी है, सरकार ने क्या सोचा था
कि 50% आरक्षण मिलेगा, हमारी महिलाएं आगे आएंगी। महिलाएं नाम मात्र की आगे आई, सरकार असलियत में किसने चलाई? तो वो सरपंच पतियों ने चलाई, जो नेता थे जिनका ऑलरेडी, जो पहले सरपंच के प्रत्याशी थे, जो घर गांव में दबंग थे, नरेगा जैसी योजनाएं आ गई, उससे एक वो उनकी ये बन गई। हाँ, उसमें भी मैं कह सकता हूँ, फिर बाद में जो हमने पटेलन बनाई थी, तो राजस्थान की दबंग महिलाओं को, जो सरपंच थी, जो पढ़ी लिखी सरपंच थी, उसमें कुछ हुई, जैसे प्रीति राजावत हुई, वहाँ एक राजसमंद में थी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी आई। उन्होंने आकर के एक इसकी स्थिति को, आज देखिए राजसमंद का वो गाँव अच्छा माना जाता है, प्रीति राजावत का ये सोडा अच्छा माना जाता है। इन्होंने अच्छा काम किया, MBBS बाहर से विदेशों से करके। वो शुरू के दौर ऐसा था कि देखिए, वही कहते हैं कि बंधनों से जो रूढ़ियों बाध्यता का ये पुरुष बाहुल्य क्षेत्र समाज है, इसमें महिलाओं को अधिकार देना पुरुष समाज इतना जल्दी चाहता नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे, अभी भी ऐसा है कि वो जो जनरेशन का जो लाभ है, वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देंगे, नहीं तो कोई अपनी बहू को खड़ा कर देगा, और वो उसको करता है, वो घर में बैठी रहती है इनके साथ। यहाँ तक कि मैंने तो कई सरपंचों को ऐसा भी देखा है जो अपनी मोहर बना के रखते हैं, सर साइन मार दिया, उस पर बनाया, आजकल डिजिटल चलता है वो। 30 साल बाद सरकार ने फिर वापस कर दिया कि निरक्षर सरपंच बन जाएगा, तो वापस इन पटेल ये तो देखिए, ये तो थोड़ा सा एक सरपंच का पढ़ा लिखा होना, क्योंकि अब देखिए एक बार आपको, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, आप सोचते हैं कि ये जो MP MLA, एक सरपंच जो है ये MP MLA से कम नहीं है। नरेगा के अंदर 5-5 करोड़ की बजट आती है एक ग्राम पंचायतों में, और ये MP साहब या MLA साहब जो फंड देते हैं वो भी गांव के लिए ही देते हैं। ये सारा पैसा जो खर्च करने का होता है वो सरपंच ही होता है। लेकिन अब 30 साल बाद नियम बदलना, मुझे लगता है कि ये आवश्यकता नहीं ये तो क्यों किया गया, ये तो खैर बोले कि हमारे हिसाब से तो हम एक फिल्मकार के होने के नाते, और चूंकि गाँव में जन्मों के नाते शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो आपके RPPP एक्ट की उल्लंघन होगी, फिर ये होगा, फिर वो जांचें होंगी, फिर वो भ्रष्टाचार होंगे, इनका ही रहेगा, वो मनमानी करेंगे। आपने कॉमर्शियल फिल्म भी बनाने की कोशिश की थी, बाहुबली, उसका क्या रहा? बाहुबली तो कॉमर्शियल तो मेरी थी वो 64 जो थी वो, अच्छा कॉमर्शियल, और उसमें बहुत पैसा लगा था, उसमें मुझे बहुत नुकसान भी हुआ था, क्योंकि वो ऐसी फिल्म थी कि राजा रानी की कहानी थी। तो उसमें हमने उस जमाने में 2004 में ये फिल्म बनाई थी, 5 में, तो जब बाड़मेर में हमने धोरों पे महल बनाया था। उसके बाद ये भानगढ़ को बर्बाद करने के लिए 15 पंप लगाए थे, और उसको करने के लिए गाने भी बड़े प्यारे थे, और टेक्निकली रूप से कहा जाए तो तीतरी से 50 गुना 100 गुना बेहतर फिल्म थी। तो लेकिन कोई चीज सिनेमा है, कोई चलती है, कोई नहीं चलती है। तो बिंदी, आपको लगता है दूसरी जैसी फिल्में हैं उनको सरकारें प्रोत्साहित करती है, पंजाबी हो चाहे आपके जो UP में बनती है दूसरी भाषा की जो फिल्में हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, हरियाणवी फिल्मों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करने की बात तो शुरू से चलती रही है, लेकिन राजस्थानी फिल्मों को उतना बजट नहीं दिया जाता, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये बेसिकली क्या है, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान सरकार से हम लोगों ने प्रयास ये लड़ने शुरू किया था 2010 में। पहले कहते साहब हम फिल्म बना लेते हैं राजस्थानी में, लेकिन कोई हमारा रिलीज नहीं करता, तो रिलीज के लिए उस समय हमको 5 लाख की पहली बार अनुदान शुरू हुई। फिर 2014-15 में 10 लाख हुआ, फिर अभी 22 में एक नई नीति बनी जिसमें कि 25 लाख तक राजस्थानी फिल्मों को हुआ था रिलीज करने का। तो नई फिल्म के इंसेंटिव के रूप में देते थे, तो जैसे हमारी बाहुबली को मिला था, हमारी पटेलन को मिला था जो 5 लाख, शुरुआत हमारी फिल्मों से हुई। इसको हमने करके एक सिस्टम डेवलप किया, लेकिन उसके बावजूद फिल्म कम बन रही है राजस्थानी भाषा बन इसलिए रही है कि सब ये एक तो क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बजट जो है वो 10 लाख में बना करके सोचे साहब मैं 15 वो ले लूँ, एक सबसे बड़ी वो है। दूसरा ये है कि एक तो सिनेमा घरों में फिल्मों का प्रदर्शन देखिए हिंदी से लेकर के सबकी खत्म हो गया है। आज राजस्थान के अंदर उठा के देखिए तो जब से कोरोना आया तब से सिंगल विंडो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो ये जो बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा हुआ करता था सिनेमा घरों में प्रदर्शन। अभी जो स्थानीय भाषा की बात करें तो भोजपुरी की फिल्में बहुत बड़ी हिट होती है, अब नहीं हो रही है, और पंजाबी की बहुत हिट होती है, अब कोई नहीं हो रही है। ये आप भ्रांतियाँ हैं। आपको बता दें अब भोजपुरी पूरा एल्बम इंडस्ट्री पे कायम है, हालांकि भोजपुरी के जो दर्शक क्षमता है वो हिंदी से भी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, भोजपुरी का तो मतलब पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ, राजस्थान में जयपुर में चलती है 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते फिल्म चलती है मिलन सिनेमा में, तो उसका दर्शक और अपने राजस्थानी का दर्शक बहुत कम है। अपना हर भाषा का, जैसे आप ब्रज में चले जाएंगे अलग भाषा है, आप डूडार में चले जाइए अलग भाषा है, आप वो उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में चले जाइए अलग है। ये तो बोलियों की हर 20 कोस पे बोली और भाषा बदलती है। जो राजस्थान में फिल्में बनाते हैं उनके सामने तो बड़ा संकट होगा कि आखिर किस भाषा में बनाए, क्योंकि यहाँ तो बोलियां अलग अलग है।
जयपुर में ढूंढाड़ चलती है, कहीं बिल्कुल, मारवाड़ बिल्कुल, चलती है, कहीं मेवाड़ी चलती है, नहीं कहीं अब उसका देखिए, अब आज के टीम में उसका परिवर्तन ये है कि हिंदी मिक्स सरल भाषा को बनाया जाए। अब जैसे मैंने तीतरी बनाई थी वो ढूंढाड़ में थी, जी अभी लाडली बनाई वो ब्रज में थी, वो अंचल लिया, वो हिंदी मिक्स किया। उसके अलावा पटेलन भी बनाई थी तो ये आपका टोंक हाड़ौती वाला बेल्ट लिया था, तो उसमें भी मिक्स था। तो मेरी फिल्मों में ये लोग कह रहे भाई ये जो एकदम कि आज मान लीजिए कोई जयपुर में डॉक्टर बन के आया, तो डॉक्टर अपने हर जो जयपुर में लोग आएंगे, अगर वो डॉक्टर करेक्टर है उसके अस्पताल में कोई जाएंगे तो हर कोई मारवाड़ी तो बोलेगा नहीं, तो निश्चित है वो डॉक्टर कलेक्टर से बात करेंगे तो कलेक्टर तो राजस्थानी में थोड़ा बोलेगा नहीं। ठीक बात तो है। इस तरह से मिक्स करके ऐसे जो करेक्टर होते हैं, अब जैसे मेरी लाडली का एक डायलॉग था कि वो बच्ची उसको मिलती है और उसको ले जा करके वो कभी झाड़ियों में फेंकता है, कभी मंदिर ले जाता है वहाँ छोड़ के आ जाता है, कभी मस्जिद ले जाता है। एक जो इंस्पेक्टर है उसका नाम होता है मुलायम सिंह ढाका, उसकी 5 बेटियाँ, वो बच्चियों को अपनी पढ़ाया होगा उसकी थी, तो वो उसका पीछा करता है और जहाँ भी जाता है वो कहता है अच्छा मैं आ गया, बेटी है मिली है, तो मेरा नाम है मुलायम सिंह ढाका, झुंझुनू का जाट, 5 बेटियों का बाप। तो वो जो जब वो हम लोग झुंझुनू में इस फिल्म को लगाने गए थे, जैसे ही ये डायलॉग बोलता है वो पूरे ताले बजती है। तो हाँ, तो झुंझुनू के जितने लोग थे बोले साहब आपकी फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो ज़्यादातर उधर भाषा की थी, हाँ। लेकिन जैसे ही ये डायलॉग बोलता है तो फिर मजा आ जाता है, फिर तो सब सारा कसर पूरा हो जाता है। तो ये जो स्थानीय जो पंच है ना, इसको करेक्टर को एक फिल्म के अंदर मान लीजिए एक करेक्टर अपन ने ढूंढाड़ का ले लिया, एक वहाँ का ले लिया, तो भाषा का भी प्रयोग हो जाएगा, थोड़ा सरल हिंदी को भी मिक्स कर दिया। विपिन जी, लंबे समय से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात चल रही है और शायद इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राजस्थान की खुद की, क्योंकि अलग अलग बोलियां हैं, भाषा को लेकर फिर इनमें आपस में कहीं कहीं विद्रोह हो जाता है, लड़ाई। नहीं, ये केवल एक रीजन भी नहीं है सर, ये तो आप देखिए कि छोटी छोटी इलाके हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान से तो छोटा ही है, उसको तो भाषा की मान्यता मिल गई है, उसमें भी अलग अलग आप देख लो तो उसमें साबरकांठा, हाँ, बनासकांठा में अलग बागड़ी बोली जाती है, वहाँ अलग बोली जाती है, हर जगह की ये समस्या है। लेकिन हिंदी का जो बेल्ट है उत्तर भारत का, ये हिंदी की मान्यता को प्रभावित करता है। ये हिंदी बेल्ट कौन से है? राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश। आप बिहार, आप सोचिए भोजपुरी से बड़ी भाषा कौन सी है? हाँ। राजस्थान तो उनके हिसाब से भोजपुरी की लोग कहते हैं कम से कम राजस्थान की जो इंडिया की पूरी आबादी है उसका करीब 50 करोड़ की आबादी मानी जाती है भोजपुरी की, उनको नहीं मानता मिल रहा है उनकी भी, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीजन जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव पास करके 2003 में भेज दिया था, अभी भी सरकार भेज रही है, उसके बावजूद भोजपुरी के लिए भी भेज रखा है, काफ़ी आंदोलन भी हुए, लेकिन इससे लगता है कि हिंदी की मान्यता जो राष्ट्रभाषा की है वो खतरे में पड़ जाएगी अगर इनको 3-4 भाषाओं को मान्यता दे दिया तो। और यदि मान लो नहीं राजस्थान को दे दिया तो भोजपुरी को भी देना पड़ेगा, फिर MP के उसको भी देना पड़ेगा, ब्रजवाली को भी। तो आपको लगता है यही कारण है कि लंबे समय से मामला ये लंबे है और यही कारण है कि हर सरकार जो होती है इसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। और अभी भी मुझे नहीं लग रहा है ये तो जब कोई बहुत बड़ी कोई क्रांतिकारी वो आ जाए। अब देखिए अभी हमारे मनोज तिवारी भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे भोजपुरी के जितने सांसदों को लेके गए, हमारे यहाँ से भी 25 सांसदों को ले गए, यहाँ की सरकार ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन अब ये तो भारत सरकार के ऊपर है और क्या कारण है ये तो खैर वही बता सकते हैं। आने वाली फिल्म कौन सी है? उधर आने वाली फिल्म भी हमारी एक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर आधारित है और बहुत ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, और वो उसको हमने सिनेमा में पिरो करके एक अच्छी कहानी बनाने करके एक अच्छा लोगों को पारिवारिक मसाला, अच्छे गीत संगीत से सजी हुई ये फिल्म है जिसकी हम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये फिल्म हमारी उम्मीद है कि हम लोग कभी इसको नेशनल अवार्ड के लिए भी वो करें, क्योंकि एक रियल स्टोरी पर आधारित है। सरकार से कोई किसी तरह की शिकवा शिकायत है? सरकार तो देखिए, सरकार तो ऐसा नहीं है, हर सरकार अपनी भाषा को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यही है कि बीच में थोड़ा बहुत बाधाएं तो आती है, लेकिन एक अच्छी नीति अभी 2025 बनी है, अभी मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी CM साहब ने किया है, और वो नीति मैं समझता हूँ कि इस समय हरियाणवी, UP की या फिर महाराष्ट्र की जितनी पॉलिसी है सबसे बेस्ट पॉलिसी अपनी है। बस ये है कि अब लोगों को थोड़ी सी है कि जो सरकारी काम है ना वो थोड़ा सा सिस्टम में वो हो जाता है, विलम्ब बहुत होता है। ये अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा सरल कर दिया जाए तो ये पॉलिसी शानदार है और इससे राजस्थानी सिनेमा को भी भविष्य मिलेगा और यहाँ शूटिंग डेस्टिनेशन बनेगा। मतलब आप देखिए कि 3 करोड़ तक का इनिशिएटिव है, बहुत होता है। अगर कोई यहाँ पे 3 करोड़ की फिल्म बनाता है तो उसको 1 करोड़ तक का इनिशिएटिव राजस्थान सरकार दे रही है शूटिंग के लिए। फिर भी अच्छे फिल्मकार नहीं आ पा रहे। नहीं आ रहे हैं सर, अब तो आ रहे हैं,
आपको बेसिकली क्या होता था कि यहाँ जो शूटिंग होती थी, मान लीजिए बड़े बड़े होटल्स हैं, कहीं टीम आ गई, वहाँ पर अंदर ही अंदर शूटिंग कर ली गई। अब इस पॉलिसी से ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि यशराज की फिल्में आ रही हैं, इनकी फिल्में आ रही हैं राजस्थान में, तो बॉलीवुड की तो फिल्में अच्छी बन रही है। तो राजस्थान प्रमोट होगा इन फिल्मों से, है ना? बहुत बहुत अगर अब होने अभी देखिए 15-16 फिल्मों का चल रहा है जो शूटिंग के लिए, हर दिन कोई ना कोई सीरियल की, OTT की, साउथ तक की फिल्मों की यहाँ पर ये आ रही हैं। क्योंकि देखिए इसके लोकेशन के मामले में राजस्थान से रिच कोई नहीं है। यहाँ तो आप हर आपको सब कुछ नेचुरल मिलेगा, सब कुछ। आप चले जाइए उदयपुर में, आपको कश्मीर मैंने बनाई है, कश्मीर के पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंग दिखाई है उसमें, कश्मीर को उसका इलाका, कोटरा का इलाका को पाकिस्तान बनाया, इधर को ये किया है। तो वहाँ हरियाली है, जैसलमेर में चले जाइए धोरे हैं, शेखावाटी में चले जाइए हवेलियाँ हैं, इधर चले जाइए तो एक यूपी से कल्चर मिलता जुलता है, उधर गुजरात से कल्चर मिलता जुलता है। ऐसा नहीं यहाँ ये ब्रज आपका चले जाइए तो ब्रज का कल्चर मिलता जुलता है, और उधर गंगापुर साइड, गंगानगर और हनुमानगढ़ में चले तो हरियाणा से मिलता जुलता है। मतलब आप सेटअप तैयार करने की जरूरत नहीं, सब कुछ नेचुरल मिलेगा यहाँ पे। अब लोग कहते हैं यहाँ पर फिल्म सिटी बनाया है 150 बीघा 200 बीघा में, यहाँ कोई फिल्म बनाया, अगर मान लीजिए आमेर महल की शूटिंग करने आएगा तो क्या सेट बनाएगा क्या उसका? वो तो यहीं पर जो करेगा, वो तो एक मिनी फिल्म सिटी बने जहाँ पर शूटिंग के अभी देखिए और बढ़ सकती है कि 10, 15, 20 बीघे में बने, उसमें एनिमेशन स्टूडियो भी हो, उसमें डबिंग भी हो, उसमें VFX भी हो, उसमें आजकल की AI का सिस्टम हो। तो जो आते हैं फिल्म की शूट कर लेते हैं जाकर लोकेशन से, फिर उसकी जो क्लोज मीड और ये जो सेट बनाने होते हैं वो यहाँ पे बनाए। ऐसी एक फिल्म स्टूडियो की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और असर पड़ेगा ये। हालांकि 2-3 जगह बन भी रहे हैं, अभी पाली में एक अच्छा फिल्म स्टूडियो किसी बोकोडे साहब ने स्टार्ट किया, बोकाइया साहब का, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई आगे बढ़ पाएगा। और उनके ज़माने में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन एक अभी जोधपुर में हुई है, कुछ उदयपुर में भी लड़कों ने प्रयास किया है, यहाँ भी छोटे छोटे 2-3-4 मिनी स्टूडियो बन गए हैं, तो डेवलप हो रहा है। जब ये नीति अगर ढंग से अगर इसको प्रचार प्रसार हो जाए, बेसिकली क्या अभी लोगों को ये पता नहीं है। अभी राजस्थानी जो फिल्में हैं उनका क्या स्तर है? स्तर तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की पॉलिसी को अगर मेंटेन करके एक अच्छी फिल्म बनाई जाए तो बजट इसमें कर दिया कम से कम 1 करोड़ रुपये होना चाहिए, उसी को इंसेंटिव देंगे ये। हालांकि अभी पिछली पॉलिसी भी चल रही है, तो यदि 1 करोड़ की पैसे लगा करके कोई फिल्म बनाता है जी, लेकिन अब सवाल ये है कि 1 करोड़ की कोई फिल्म लगाए तो उसकी रिकवरी कहाँ से आए? तो रिकवरी के मान लीजिए ये उसका 35% दे रहे हैं इंसेंटिव के रूप में जी। 1 करोड़ का 35 लाख रुपये अगर ये अच्छी फिल्म बनती है, इनकी कमेटी रिकमेंड करती है तो देते हैं, तो 35 लाख तो आपका एक राशि आपकी सेव हो गई। और फिर उसके बाद आपका OTT है, उसके बाद आपका फिल्मों में चलाइए, सैटेलाइट पे चलाइए कहिए है, तो अगर वो किया जाए तो अब जो नए अगर एक अवसर बंद हो रहा है तो दूसरे अवसर चालू हो रहा है, इसको किया जाए तो। बिल्कुल सही कहा तिवारी जी आपने। तो ये थे विपिन तिवारी जी, जिनका सफ़र शुरू हुआ बनारस से और राजस्थान को कर्मभूमि बनाया, और किस तरह से इन्होंने आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में बनाई, बहुत सारे नाटक बनाए, और राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है, जो समस्याएं थी, ज्वलंत मुद्दे थे, उन्हीं को इन्होंने आधार बनाया, उन्हीं के आधार पर फिल्में बनाई। वर्तमान में राजस्थान सरकार की जो पॉलिसी है फिल्मों को लेकर, वो काफ़ी बेहतरीन मानते हैं। इनका मानना है कि अब राजस्थान में नए फिल्मकार भी आ रहे हैं, नई फिल्में भी बनेगी, और आने वाले समय में राजस्थानी फिल्मों का भविष्य उज्जवल है। हालांकि देखिए, क्योंकि लंबे समय से चाहे हिंदी सिनेमा हो चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, उसकी दर्शकों की संख्या घट रही है, क्योंकि लोग मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ उसको मोबाइल पे देखने की आदत पड़ गई है, सिनेमाघर तक जाना नहीं चाहता। यही कारण है कि फिल्मकार जो है वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। लेकिन जिस तरह का प्रोत्साहन राजस्थान की सरकार कर रही है, उससे आने वाले समय में और फिल्मकार तैयार होंगे। तिवारी जी, आप हमारे साथ आए, आपने अपने विचार साझा किए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि जो ये सरकार की जो पॉलिसी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार हो तो लोगों को सही जानकारी मिले ना। अभी क्या भ्रांतियाँ फैली हुई है जी, भ्रांतियाँ साहब, उत्तम हरियाणा की अच्छी है, पंजाब की अच्छी है, वहाँ की अच्छी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सारी पॉलिसियों को मिला करके और इसको रिसर्च कर करके ये बनाया गया है। तो पॉलिसी बहुत अच्छी है और लोग आ रहे हैं, जो मुंबई बॉलीवुड से अगर आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, तो राजस्थान के लोगों को भी इसका लाभ मिले, ये सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया बात कही तिवारी जी ने कि वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान की पॉलिसी है वो अन्य प्रदेशों से ज़्यादा बेहतरीन है, और आने वाला समय राजस्थानी फिल्मों का बहुत उज्जवल होगा। तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई और ये भी बताया कि किस तरह से राजस्थान की पॉलिसी अन्य प्रदेशों से बेहतरीन है, जिससे आने वाले समय में और बड़े फिल्मकार राजस्थान में आएंगे, राजस्थान में शूटिंग करेंगे, राजस्थान को लेकर फिल्में बनाएंगे, और कहीं न कहीं वो फिल्में हमारे राजस्थान के विकास में भी काम देगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपको भी, आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप इसे और पॉलिसी को प्रचार प्रसार करें ताकि काफ़ी लोग इसको समझें, और आपने हमें बुलाया उसके लिए आपको बहुत बहुत